Hello, my dear 10th board aspirants. My name is Neha Sachdev and I once again welcome you to Definite Success पाठशाला। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंप्लीट एनसीईआरटी सॉल्यूशन बेस्ड ऑन चैप्टर 2 जिसको हमने लिया है आपकी मेन रीडर बुक फर्स्ट फ्लाइट से। चैप्टर टाइटल इज नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। वर्ड टू वर्ड इस चैप्टर को बहुत अच्छे से बहुत ही सिंपल वे में हमने समझ लिया है एंड नाउ इट्स टाइम टू चेक वंस अगेन कि हमें कितने अच्छे से समझ में आए हैं। सो दैट इज थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट की तरफ। सो question number 1 is where did the ceremonies took place? Can you name any public buildings in India that are made of sandstone? तो कहाँ पे हुई थी? देखो आधा आंसर तो हमें क्वेश्चन से ही मिल जाता है। Where did the ceremonies took place? तो यहाँ पे लिखा है सैंडस्टोन की कोई बिल्डिंग बता सकते हो, मतलब ये भी सैंडस्टोन में हुई होगी। एग्जैक्टली ऐसे ही हम पढ़ते हैं समझते हैं, ठीक है। सो वेयर डिड द सेरेमनीज टुक प्लेस? कहाँ पे हुई थी? एम्फी थिएटर में था जो विच वाज कंस्ट्रक्टेड बाय यूनियन बिल्डिंग्स इन प्रिटोरिया। यस, ठीक है। तो आपको ऐसा कोई बिल्डिंग बतानी है जो इंडिया में हो, जो सैंडस्टोन की बनी हो, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पे पॉज कर दो फटाफट से, अपने आंसर कमेंट सेक्शन में बताइए और फिर वीडियो को रिज्यूम करिए। तब तक मैं बताती हूँ अपना आंसर। यस, द सेरेमनीज टुक प्लेस। सेरेमनीज कौन सी? जो इनॉग्रेशन सेरेमनी जिसके बारे में हमने चैप्टर में पढ़ा था। इनॉग्रेशन सेरेमनी बोल सकते हो, ओथ टेकिंग सेरेमनी कुछ भी बोल सकते हो। So that took place in the campus of the Union buildings of Pretoria, which were attended by dignitaries and leaders of approx 140 plus countries across the globe आए थे। In India, राष्ट्रपति भवन and Red Fort are buildings made of red sandstone, ठीक है। चलिए, I hope it is well justified। हेड करते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? 10th May dawned bright and clear। पढ़ा था स्टार्टिंग में, चैप्टर स्टार्ट ही होती है ये वर्ड 10th May के साथ। तो क्यों इसको बोला गया? Why is 10th May an autumn day in South Africa? अब 10th May एग्जैक्टली तो बहुत ही समर डे होता, पीक समर होती है। जैसे अगर मैं बात करूं तो आज प्रिसाइसली जब ये वीडियो बनाई गई है, टुडे इज 4th of May। तो 4th May अभी ब्लेजिंग सन, स्कॉचिंग हीट का टाइम रहता है, बॉइलिंग टेम्परेचर रहता है। तो यहाँ पे ऑटम डे क्यों बोला गया? चलिए जस्टिफाई कर लेते हैं। Why? Can you say how 10th May is an autumn day in South Africa? चलिए, as South Africa is in the southern hemisphere, May falls in the autumn season, thus 10th May is an autumn day। क्योंकि southern hemisphere में जो May होता है वो autumn season में ही आता है। ये थोड़ा geography जब आपने पढ़ी होगी ना, ये winds, directions, southern hemisphere, northern hemisphere, तो ये आपको तब थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, यहाँ से आई यहाँ चली गई, ये ऐसे वाले directions and all that। So इसी sense में 10th May is an autumn day in कहाँ पे? South Africa में। Now, heading with the next one, at the beginning of his speech, Mandela mentions an extraordinary human disaster. What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? तो क्वेश्चन पूछ रहा है at the beginning of his speech, जब नेल्सन मंडेला ने अपनी स्पीच डिलीवर करी तो उस स्पीच के बिगिनिंग में उन्होंने मेंशन करा कि this was the most inhumane and most cruelest and wicked as a most cruel, most inhumane system that the world has ever witnessed, an extraordinary human disaster। क्योंकि आज तक ऐसा कभी भी जिंदगी में कहीं नहीं देखा across the globe जो इन लोगों के साथ किया गया था। Absolutely apartheid system, racial domination। What does he mean by this? What is the glorious human achievement he speaks of at the end? और अपनी स्पीच के एंड में उन्होंने बोला कि अब ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं और अब यहाँ से एक नई शुरुआत होती है। What is that glorious human achievement? कि apartheid system को उन्हें all together abolish कर दिया, uproot हो गया ये सिस्टम और एक अब नई कंट्री एस्टैब्लिश हुई है। एक ऐसी कंट्री का फॉर्मेशन किया गया, क्रिएट करी गई है जहां पे किसी भी सेंस में ना ही कोई इंसान किसी को ऑप्रेस करे, एक पर्सन दूसरे पर्सन को कभी ऑप्रेस नहीं करेगा और बहुत ही फ्रीली फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट बनी है जहां पे दैट टू, जहां पे सबके फ्रीडम, सबके राइट्स, इक्वालिटीज और
और जस्टिस को ध्यान में रखा जाएगा. सो दिस इज द ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. नेवर नेवर शेल द सनसेट ऑफ दिस ब्यूटिफुल अचीवमेंट. लास्ट में बोला था लेट साउथ अफ्रीका रेन, लेट दिस रूल एंड गॉड ब्लेस अफ्रीका. ऐसे लास्ट में हमने स्पीच में पढ़ा था. एग्जैक्टली. अगर आप डायरेक्टली एनसीईआरटी में जंप कर रहे हो ना बेटा, शॉर्टकट ले रहे हो. शॉर्टकट्स लाइफ के लिए अच्छे नहीं होते हैं. तो आपको पहले डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समझना पड़ेगा. देखो मैं इतना फेवर कर सकती हूँ, आदत हो ही गई है शॉर्टकट्स की. तो 1.5x कर लो, 1.25x कर लो, 1.75x कर लो, 2x कर लो, गुस्सा मत हो, बट समझना तो जरूरी. उसके बाद ही एनसीईआरटी में आइए, तभी समझ में आएगा. ठीक है, चलिए तो फटाफट से आंसर देख लेते हैं इस ब्यूटीफुल से क्वेश्चन का. बाय एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ह्यूमन डिजास्टर नेल्सन मंडेला मीन्स टू स्टेट द प्रैक्टिस ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका. During this there was a racial segregation. Segregate करना मतलब अलग अलग करना, इनको अलग उनको अलग, डिवाइड करना, भेदभाव करना, अलग कर देना. On based on color and the blacks suffered a lot. जिनको कलर की बेस पे अलग अलग कर दिया गया था और जहाँ पे ब्लैक पीपल ने बहुत सफ़र करा था. They weren't allowed to demand freedom or any right. इनको अलाउ नहीं किया गया था भी किसी भी सेंस में ये फ्रीडम की डिमांड करें या किसी भी अपने बेसिक राइट की वो डिमांड करें. मंडेला हिमसेल्फ डिड स्पेंड approx 27 years precisely on infamous Robben Island as a prisoner where he was beaten मर्सीलेसली, जहाँ पे उनको बहुत बेरहमी से, बेदर्दी से उनको मारा पीटा गया, जस्ट फॉर द सेक कि उन्होंने आवाज़ उठाई थी. एंड ही वांटेड टू मेक हिज पीपल फ्री, ही वांट टू मेक हिमसेल्फ फ्री. ही कंसिडर, बट उनकी स्ट्रगल यहाँ पे रुकी नहीं थी. दिस इज व्हाट एग्जैक्टली लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम. फाइनली फ्रीडम मिली. ही कंसिडर्ड इट एज ग्रेट ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट दैट अ ब्लैक पर्सन बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ अ country where the blacks were not even considered human beings and were treated badly. तो क्या था ये इतना ग्लोरियस अचीवमेंट, ह्यूमन ग्लोरियस अचीवमेंट क्या था, इतना बड़ा, इतनी महान अचीवमेंट क्या थी जो हिस्ट्री में पहली बार हुई थी. ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट. इट वाज दैट अ ब्लैक पर्सन, इट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट अ ब्लैक प्रेसिडेंट वाज सिलेक्टेड ऑन द सॉइल ऑफ साउथ अफ्रीका, वेयर उस जगह पे जहां पे मोर देन 3 decades से, 3 centuries से वहाँ पे वाइट पीपल की सुप्रीमेसी थी. तो ऐसी जगह में इट वॉज नॉट एट ऑल लेस देन अ वेरी प्राउड एंड प्रिविलेज मूवमेंट दैट ब्लैक पर्सन बिकेम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर द ब्लैक्स वरंट इवन कंसिडर्ड ह्यूमन बींग्स. जहाँ पे आउटलॉज तो छोड़ ही दो, उनको इंसानों को इंसान भी समझा नहीं जाता था और इतनी बुरी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता था. So this was all about the glorious human achievement, an extraordinary human disaster, apartheid system. Or what is glorious human achievement? That first black president was elected for the first time. ऐसा हुआ था कि साउथ अफ्रीका के सॉइल में this equality, justice was done with black people. I hope it is very thorough. ठीक है, चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाट डज मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर. ओके, तो हमने देखा था चैप्टर में कि 140 कंट्रीज की डिग्निटरीज और लीडर्स आए थे सल्यूट करने के लिए, अपनी रिस्पेक्ट ओ करने के लिए नेल्सन मंडेला को जब इनॉग्रेशन सेरेमनी थी या ओथ टेकिंग सेरेमनी में. सो व्हाट डज नेल्सन मंडेला थैंक द इंटरनेशनल लीडर्स फॉर. तो नेल्सन मंडेला वो सारे इंटरनेशनल लीडर्स को क्यों थैंक कर रहे थे? फॉर द काइंड सपोर्ट, एंड उन्हें बोला ये आए भी क्यों ना, बिकॉज इट इज द कॉमन विक्ट्री ऑफ ऑल. ये आज सिर्फ हमारी जीत नहीं हुई है ब्लैक पीपल की, ये पूरे वर्ल्ड की विक्ट्री हुई है. अब के बाद ऐसा किसी भी सेंस में, किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, नॉट इवन ऑन द बेसिस ऑफ एज, सेक्स, जेंडर, कलर, कास्ट, क्रीड, नथिंग लाइक दैट. सो let's check with the answer. Mandela felt very privileged to welcome the international leaders at the swearing in ceremony. Swearing in मतलब शपथ ग्रहण समारोह में. Because not too long ago, because Nelson Mandela बोलता है कि बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो साउथ अफ्रीकन्स थे they were considered
आउटलॉज, हम लोगों को आउटलॉ माना जाता, हम सोसाइटी में इंक्लूडेड नहीं थे, हम एक्सक्लूडेड पार्ट रहते थे. ही दस थैंक्स ऑल ऑफ देम फॉर हैविंग कम टू विटनेस द हिस्टोरिकल सेरेमनी. इसीलिए नेल्सन मंडेला ने सभी डिग्नेटरी, सभी इंटरनेशनल लीडर्स को थैंक्स ओ करा और बोला कि थैंक्स फॉर हैविंग कम टू विटनेस. ये जो हिस्टोरिकल सेरेमनी हुई है उसमें यू केम फॉर द सपोर्ट फॉर विटनेसिंग दिस मोमेंट, सो आई थैंक यू होल हार्टेडली. दिस वाज अ जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकॉग्निशन टू अ न्यूली born free and fairly elected democratic nation, and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. So अब यहाँ पे क्या बोला नेल्सन मंडेला ने, फाइनली उनको थैंक्स दिया कि ये जो हिस्टोरिकल सेरेमनी थी इसमें यू केम इन दिस, यू पार्टिसिपेटेड, यू अटेंडेड, सो देयर इज बिग थैंक्स. वी आर वेरी प्रिविलेज्ड दैट यू अटेंडेड दिस कॉमन विक्ट्री. और आते भी क्यों नहीं, ऑफ कोर्स बिकॉज दिस वाज अ जेस्चर ऑफ इंटरनेशनल रिकग्निशन टू अ न्यूली. ये इंटरनेशनल रिकग्निशन का एक जेस्चर था, किसको, एक न्यूली फेयरली एंड freely born democratic nation, and it could be considered as a common victory for justice, peace and human dignity. Where is ITY? इसको हम कंप्लीट कर देते. चलिए, बट आई होप ये समझ में आ गया है. डन. Now heading with next question, what ideas does he set out for the future of South Africa? What ideals does he set for the future of South Africa? तो नेल्सन मंडेला ने क्या आइडियल्स सेट कर दिए साउथ अफ्रीका के नेशन के लिए? वेरी वेरी वर्थ अंडरस्टैंडिंग. सो नेल्सन मंडेला सेट द आइडियल्स ऑफ लिबरेटिंग पीपल फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, डेप्रीवेशन, सफरिंग. तो नेल्सन मंडेला ने ये आइडियल सेट कर दिया कि आज के बाद साउथ अफ्रीका के सॉइल में लोगों के साथ कभी भी किसी भी टाइप का डोमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा, और वहाँ के लोगों को लिबरेट किया, आज़ाद किया हर टाइप के डोमिनेशन से, सच एज बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, कि गरीबी में जो बंधुआ मजदूरी होती थी उससे उनको लिबरेट किया, डिप्रीवेशन, उनको इक्वल कंसिडर नहीं, दे वर डिप्राइव्ड ऑफ इवन द बेसिक एंड एसेंशियल राइट्स, सफर कर रहे थे, उन सब से उनको लिबरेट किया, आज़ाद किया. He also set the ideal for a society. उनने और तो और क्या आइडियल सेट करा वो सोसाइटी के लिए? where there would be no discrimination based on gender और रेशियल ओरिजिन्स. अब किसी भी बेसिस पे, किसी भी सेंस में, जेंडर की बेस पे, रेशियल ओरिजिन की बेस पे, कलर, व्हाटएवर, किसी भी बेस पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. दिस वाज द मेजर आइडियल व्हिच वाज सेट फॉर दिस न्यू नेशन बाय नेल्सन मंडेला. I hope it is very very clear. Head करते हैं next question की तरफ. What did the military generals do? How did their attitude change and why? Military generals ने क्या करा था? Whose chest were bedecked with stars and ribbons, जो महान, जो बहुत ही dignified आए थे, highest rank officials, generals, colonels. So what did they do? What did the military generals do? How did their attitude change and why? और नेल्सन मंडेला ने बड़ी अच्छी सी बात कही थी कि कुछ समय पहले अगर मैं यहाँ पर नहीं होता तो आप मुझे सैल्यूट नहीं कर रहे होते, बल्कि आपने मुझे पकड़ के जेल में बंद कर दिया होता. So this is very beautiful line. Let's justify this question's answer. The highest military generals of South African Defence Force saluted Mandela and pledged their loyalty, which was of great significance as during apartheid era they would have arrested him. The change in their attitude was because of the struggle and sacrifices put in by many heroes of South Africa. This struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid, but brought a change in mindsets of many. He believed that love can also be taught, and human being is naturally inclined towards love rather than hate.
तो यहाँ पे मिलिट्री जनरल्स ने क्या किया, व्हाट डिड दे डू मिलिट्री जनरल्स? तो हाईएस्ट रैंक के जो मिलिट्री के ऑफिशियल्स थे, जर्नल्स थे, कर्नल्स थे, दे सल्यूटेड, दे ओ देयर रिस्पेक्ट टुवर्ड्स नेल्सन मंडेला एंड दे ऑल्सो शेयर्ड फ्यू जेस्चर, जिससे पता चला दैट दे आर सपोर्टिंग नेल्सन मंडेला फॉर दिस काइंड एंड नोबल कॉज. सो द हाईएस्ट मिलिट्री जनरल्स ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स सल्यूटेड मंडेला, उनने सल्यूट करा सबसे पहले, और उन लोगों ने भी शपथ ली, सभी मिलिट्री जनरल्स ने, दे प्लेज देयर लॉयल्टी विच वाज ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस. उनने प्लेज किया कि हम सब आपके साथ हैं और आपकी इस जीत में हम सब की जीत है. एज ड्यूरिंग अपार्टाइड एरा दे वुड हैव अरेस्टेड हिम. क्यों? बिकॉज अगर ये समय नहीं होता, अगर ये मूवमेंट नहीं होता, अगर नेल्सन मंडेला प्रेसिडेंट नहीं बनते थोड़े पहले, अगर वो एक ऑर्डिनरी पर्सन होते तो नेल्सन मंडेला को ये प्लेज नहीं करते, अपनी सल्यूट नहीं करते, बल्कि जेल में जाके बंद कर देते. सो the change in their attitude, how did their attitude change and why? So the change हुआ था उनके attitude में, it was just because of the struggle and sacrifices. इतने struggle, इतने sacrifices किए गए थे by many heroes, by many patriots of South Africa. This struggle not only ensured the freedom of a nation struggling with apartheid, but brought a change in mindsets of many. ये जो struggle था, इसने ये सिर्फ इंश्योर नहीं करा कि फ्रीडम हुई है एक नेशन की जो अपार्टाइड से स्ट्रगल कर रहा था, एक ऐसे सिस्टम से स्ट्रगल कर रहा था, उसको आज़ादी मिली है, बट ब्रॉट अ चेंज इन द माइंडसेट्स ऑफ मेनी. लोगों के दिमाग बदल दिए थे, लोगों की सोच, लोगों का नजरिया बदला था. ही बिलीव दैट लव कैन ऑल्सो बी टॉट and human being is naturally inclined towards love rather than hate, because it is love that comes naturally to human heart than its counterpart, that is hatred. बचपन से बच्चों को प्यार करना आता है, नेचुरल चीज़ है, हमारे अंदर प्यार होता है. जब हम एक ऐसी चीज़ जो हमारे अंदर नहीं होती, जब हम उसको सीख सकते हैं, तो why can't we do that what is natural in us? That is love. So yes, do love, do share love. चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ. Why were two national anthems sung? तो दो नेशनल एंथम्स क्यों बोले गए थे, एक ब्लैक पीपल का और एक वाइट पीपल का? बिकॉज इट वाज अ कॉमन विक्ट्री, सभी की जीत हुई थी, क्योंकि आज के बाद किसी भी सेंस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. बाय टू ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन एंड डोमिनेंसेस. सो इसीलिए टू रिस्पेक्ट एवरी पर्सन एंड टू ट्रीट एवरीवन एज इक्वल, उस दिन इनॉग्रेशन सेरेमनी के एंड में दोनों नेशनल एंथम बोले गए थे, एक जो वाइट पीपल का था और एक जो ब्लैक पीपल का था. नकोसो सकीकी एंड डाइस्टेम. यस, चलिए फटाफट से आंसर चेक कर लेते हैं. सो ऑन द auspicious occasion of the inauguration, two national anthems, one by the whites and the other by the blacks, symbolizing the equality of blacks and the whites, were sung. और क्या नाम है ब्लैक का नेशनल एंथम कौन सा था, व्हाइट का कौन सा था, जो मैंने अभी बोला भी था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज जरूर नाम बताइए. आई वांट एवरी सिंगल स्टूडेंट जिसने मेरी पूरी वीडियो देखी है डिटेल्ड वाली अबाउट दिस चैप्टर, वो मुझे मार्क करके मेंशन करके जरूर बताएंगे. चलिए हेडिंग विद द नेक्स्ट वन. How does Mandela describe the systems of government in his country in the first decade and in the final decade of the 20th century? Oh yes, beautiful question. तो हमने चैप्टर में भी ये पढ़ ही लिया था. क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, How does Mandela describe the system of government in his country? तो इन द फर्स्ट डिकेड, 20th सेंचुरी के फर्स्ट डिकेड में, जब उनका जन्म भी नहीं हुआ था, उससे पहले से अपार्टाइड सिस्टम प्रिवेल कर रहा था. और अब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि इन द 8th डिकेड, इन द 9th डिकेड, लास्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, कि अब ये सिस्टम ऑल टुगेदर अप्रूव हो गया है, अब टर्न हो गया है, ये यू टर्न हो गया है, और अब एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फ्रीली और फेयरली इलेक्टेड नेशन है, जहाँ पे किसी भी सेंस में कोई रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा. सो इन द फर्स्ट डिकेड क्या हुआ था एंड इन द फाइनल डिकेड क्या हुआ था ऑफ द 20th सेंचुरी? चलिए फटाफट से आंसर देखते हैं. इन द फर्स्ट डेकेड ऑफ द सेंचुरी, ये कौन सी सेंचुरी की बात हो रही है प्रिसाइसली, चैप्टर पढ़ा तो पता होगा, मैं बता ही देती हूँ, मैंने अभी भी बताया था, मैं फिर से ही बता देती हूँ. सो
So, in the first decade of the 20th century, the whites erected a system of racial domination against the blacks, thus creating the basis of one of the harshest and most inhumane societies the world had ever known. तो first decade जो था, पहले जो दशक था, first 10 years जो थे 20th century के, तब वाइट पीपल ने एक ऐसा सिस्टम इरेक्ट किया गया था जहाँ पे ब्लैक पीपल के अगेंस्ट उनकी ऑन द बेसिस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन दे वर डोमिनेटेड और दे वर डिस्क्रिमिनेटेड, एंड विच वाज द मोस्ट हार्शेस्ट एंड द मोस्ट इनह्यूमेन सिस्टम जो वर्ल्ड ने शायद कभी देखा होगा. Finally, in the final decade of the 20th century, जब हम final last decade में आए थे 20th century के, then the previous system, ये system apartheid का जो system था जो white people ने erect करा था, that had been overturned and replaced by one which recognized rights and freedoms of all people regardless of the color of their skin. So this was the major change from first decade of 20th century to last decade of 20th century. I hope you would always remember. ठीक है, चलिए. Now, heading with the next question, what does courage mean to Mandela? कि courage क्या होता है? It is not about absence of fear, but it is all about how you overcome your fear. Courage, हिम्मत, हौसला, ये नहीं होता कि हमारे अंदर कोई डर नहीं है, डर के आगे तो जीत है. So courage, in true sense, who is a courageous person? Yeah, what is courage in its true sense? So courage is not all about the absence of fear, but it is all about the triumph over your fears. आई होप समझ में आ गया. इतने से इशारा काफ़ी है समझदारों को. आप तो बड़े समझदार हो मेरे प्यारे बच्चों. चलिए आंसर चेक कर लेते हैं फटाफट से. फॉर मंडेला, करेज डजंट मीन द एब्सेंस ऑफ फियर बट अ विक्ट्री, ट्रायम्फ ऑफ फियर. अकॉर्डिंग टू हिम, ब्रेव मैन नीडंट बी फियरलेस बट शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर. नेल्सन मंडेला के हिसाब से एक बहादुर, एक ब्रेव इंसान नीड नॉट टू बी फियरलेस. उसको बिना फियर के होना ज़रूरी नहीं कि उसमें कोई डर ना हो, बट ही शुड बी एबल टू कॉन्कर फियर. वो अपने डर को जीत ले, वो अपने डर पे विजय पा ले, वो अपने डर को काबू कर ले. दैट एग्जैक्टली इज अ करेजियस पर्सन. वेरी सिंपल, वेरी इजी टू रिमेंबर. Next question, which does he think is natural, to love or to hate? What comes naturally to human heart? That is love. Then its counterpart, that is hate. ये explicitly हमने चैप्टर में पढ़ा था और इसी को हम जस्टिफाई कर लेते. जो मैंने एग्जाम्पल अभी थोड़ी देर पहले दिया था, एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसको नफरत करना नहीं आती कि ये डार्क स्किन पीपल है, मैं इससे बात नहीं करूँगा, इसको मारूंगा, इसको काटूंगा, इसको गलत बोलूँगा, गलत समझूंगा, इसको इक्वल समझूंगा. नहीं, ऐसा नहीं होता है. छोटा सा बच्चा हर किसी से प्यार करता है, जिसके पास चला जाए उससे प्यार करने लग जाता है. उसको नेचुरली लव इज समथिंग जो ह्यूमन हार्ट में नेचुरली बाय गॉड हमें मिलता है. तो जब हमें नेचुरली कोई चीज़ मिली है, हम उसको ना करके हम एक ऐसी चीज़ को अडॉप्ट करते हैं जो हमें है भी नहीं. तो हम अगर वो प्रैक्टिस कर सकते हैं तो ये प्रैक्टिस क्यों नहीं कर सकते कि जो हमारे अंदर ऑलरेडी है हम उसको क्यों नहीं शो कर सकते. ठीक है. सो विच डज ही थिंक इज नेचुरल, टू लव और टू हेट? ऑफ कोर्स टू लव. चलिए आंसर देख लेते हैं. फॉर मंडेला, लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट्रेड. चलिए, sweet and simple, short and sweet. Now, heading with the next one, what twin obligations does Mandela mention? तो चैप्टर में यहाँ पे हमें ट्विन ऑब्लिगेशंस के बारे में बताया गया था, दो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में. व्हाट वर द टू रिस्पॉन्सिबिलिटीज़? तो पहली थी एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स हिज फैमिली, और सेकेंड ऑब्लिगेशन जो थी वो टुवर्ड्स हिज कंट्री. तो अगर एक को फुलफिल, ब्लैक पर्सन, जब नेल्सन मंडेला बता रहे हैं कि अ पर्सन लाइक मी जब अपनी
अपनी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी या एक ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने की कोशिश करता था तो उसको सोसाइटी से अलग कर दिया जाता था, और जब वो अपनी कंट्री के लिए ऑब्लिगेशंस को फुलफिल करने की कोशिश करता था तो उसको फैमिली से अलग कर दिया जाता था. सो दिस वाज द सिनेरियो. व्हाट ट्विन ऑब्लिगेशन डज मंडेला मेंशन? और नेल्सन मंडेला बोलते हैं कि उस टाइम पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डोमिनेशन, रेशियल डोमिनेशन, इस एरा में इट वाज नॉट पॉसिबल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ऑफ डार्क स्किन टू फुलफिल हिज बोथ ऑब्लिगेशन, या वो अपनी ट्विन ऑब्लिगेशन को फुलफिल कर ले, ऐसा पॉसिबल नहीं था. चलिए आंसर चेक कर लेते हैं अब. Nelson Mandela mentions that every man has twin obligations. The first is to his family, parents, wife and children. सबसे पहली obligation as the breadwinner of the family, head of the family, as a parents towards wife and children. The second obligation is to his people, his community, society and his country. So these are the two obligations जिसके बारे में नेल्सन मंडेला ने अपनी बुक में मेंशन किया था और हमने वहाँ से एक्सट्रैक्ट किया है, एक्सकर्प्ट किया है या एक्सट्रैक्ट किया है. ठीक है, चलिए तीनों क्या है मैं आपको बता चुकी हूँ. मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए जिसको बिल्कुल क्लियर हो गए 3 वर्ड्स जो मैंने डिटेल वीडियो के बिगनिंग में भी आपको समझाए थे. हेडिंग विद क्वेश्चन नंबर 12. व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? देखिए, नेल्सन मंडेला, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज अ बॉय? जब नेल्सन मंडेला अपनी बॉयहुड में थे तब उनके लिए फ्रीडम क्या थी? इट वाज जस्ट एन इल्यूजन. और एज अ स्टूडेंट उनको क्या लगा था? ट्रांजिटरी फ्रीडम्स के बारे में. सो हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स? उनको कब लगा कि जो उनको फ्रीडम है वो एक्चुअली एक इल्यूजन है, वो फ्री तो नहीं है, क्योंकि उनके जैसा दिखने वाला कोई भी फ्री नहीं, उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स कोई भी फ्री नहीं है. तो उनको रियलाइज हुआ दैट नाउ आई हैव टू फाइट फॉर फ्रीडम, आई हैव अ हंगर. अब उनके अंदर एक भूख आती है, दैट इज फॉर फ्रीडम. तो अब उन्होंने बोला कि नाउ एटलीस्ट अब मुझे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम तो चाहिए ही चाहिए. सो चलिए फटाफट से क्वेश्चन के आंसर को जस्टिफाई करते हैं. व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू नेल्सन मंडेला एज अ बॉय एंड एज अ स्टूडेंट? Like any other kid, for Mandela, freedom meant to make merry and enjoy blissful life. छोटे थे, एक बच्चे थे, जहाँ पे वो घूमना चाहे मम्मी के हट के आसपास जितने भी फील्ड्स में भागना चाहें, खेलना कूदना चाहें, क्रिस्टल क्लियर वाटर जो था स्ट्रीम का उसमें जितना स्विम करना चाहें, वो बिल्कुल स्टार्स के अंदर खुले आसमान के नीचे जहाँ पर अपने मिलीज को रोस्ट करना चाहे वो कर सकते, जो करना चाहे जैसा करना चाहे, ही वाज ऑल फ्री. सो लाइक एनी अदर किड, बाकी किसी भी बच्चे के जैसे मंडेला फ्रीडम मेंट टू मेक मेरी एंड एंजॉय द ब्लिसफुल लाइफ. तो बचपन में बीइंग अ बॉय, अपनी बचपनी एज में नेल्सन मंडेला के लिए भी फ्रीडम का मतलब होता था बहुत खुश रहना, लाइफ को एंजॉय करना, जहाँ जैसे जिसके साथ. देन वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, antics of childhood looks like transitory, because most of the childish activities are wasteful from an adult's perspective. अब बॉय से अभी क्या बन गए? एक स्टूडेंट बन गए हैं. अब इनकी बॉयहुड खत्म हो गई है और थोड़ी मैच्योरिटी आ गई है. तो अब वो बोल रहे हैं वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, जब बॉयहुड खत्म हो जाती है, एडल्टहुड आ जाती है, मैच्योरिटी आ जाती है, तो जितने भी एंटिक्स होते हैं चाइल्डहुड के, जितने भी बचपने की ये सारी चीज़ें होती हैं, हमें लगता है यार ये तो फ्रीडम थोड़ी ना थी, ये फ्रीडम नहीं थी, इट लुक्स ट्रांजिटरी. तो हमें लगता है यार छोटे समय के लिए फ्रीडम थी, मुझे घूमना फिरना, खेलना, खाना बनाना, ये जहाँ करना था मैंने कर लिया, तो उस समय के लिए छोटी सी थी, ये परमानेंट फ्रीडम नहीं थी. तो ये हमें ट्रांजिटरी लगने लग जाती है. बिकॉज जैसे कि मान लीजिए बीइंग एन एडल्ट, उनको नाइट आउट करना था, दोस्तों के साथ रात को मूवी पार्टी करने जाना था, उनको लाइब्रेरी में पढ़ना था, अपने हिसाब से उनको शादी करनी थी, अपनी फैमिली सेटल करनी थी, अपनी लाइवलीहुड अर्न करनी थी. तो ये सारी चीज़ें उनको लगता है ये तो बहुत ट्रांजिटरी है, बहुत यू नो लाइक दिस इज जस्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. थोड़े समय क्या, जब ये फुलफिल हो जाएगा फिर क्या, मैंने नाइट आउट कर लिया, अब मेरा मन भर गया, अब क्या, तो अब ये एज आगे इसमें ये कुछ चीज़ें लग रही, ये सब ट्रांजिटरी होती हैं. सो वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड लुक्स लाइक ट्रांजिटरी बिकॉज मोस्ट ऑफ द चाइल्डिश एक्टिविटीज आर वेस्टफुल फ्रॉम एन एडल्ट्स
पर्सपेक्टिव कि एक बड़े समझदार व्यक्ति के नज़रिए से देखा जाए तो ये सारी जो फ्रीडम है ये बहुत ही ट्रांजिटरी होती है, बहुत ही क्षणभंगुर होती है, बहुत ही छोटे समय के लिए होती है। थोड़े समय के बाद हमें लगता है ये सब वेस्ट थी। देन once you are an adult, you have to earn a livelihood to bring them back in home. It's only then when you get an honorable existence in the family and in the society. और नेल्सन मंडेला बोलते हैं फाइनली जब आप एडल्ट हो जाते हो, so then you have to earn a livelihood. तब आपको अपना रोजगार कमाना होता है. You have to earn a livelihood to bring the back in home. अपने घर बार को चलाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी डिग्निटी मेंटेन करने के लिए, अपनी खुद की एक इमेज बनाने के लिए, यू हैव टू डू ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग. इट्स ओनली देन, और तब नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं कि इस टाइम पे इट्स ओनली देन व्हेन यू गेट एन ऑनरेबल एग्जिस्टेंस इन द फैमिली एंड इन द सोसाइटी. और तब आपको एक बहुत ही सम्माननीय एग्जिस्टेंस मिलती है, चाहे आपकी फैमिली हो या फिर आपकी सोसाइटी के हो, जब आप एक एज एन इंडिविजुअल सबके सामने प्रेजेंट होते हो, जब आप अपनी खुद की आइडेंटिटी बताते हो, सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निफाइड पर्सन बन जाते हो. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन आंसर कि हमने बहुत अच्छे समझ लिया है कि व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू नेल्सन मंडेला जब वो बॉय थे, जब वो स्टूडेंट थे, और कैसे वो कंट्रास्ट कर रहे हैं इन ट्रांजिटरी फ्रीडम्स को विद द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम. की ट्रांजिटरी है, वो थोड़े समय के बाद वो खत्म हो जाएंगे, फिर हमें लगेगा यार ये तो ऐसी थी, वेस्ट थी. बट फाइनल जो वो बोल रहे बेसिक और जो ऑनरेबल फ्रीडम्स होती हैं वो यही होती है जब इंसान अपने हक से, अपने आइडेंटिटी से, अपने डिग्निफाइड तरीके से अपनी लाइफ को स्पेंड करते हैं अलॉन्ग विद हिज फैमिली. नाउ heading with question number 13. Does Mandela think the oppressor is free? Why or why not? क्या नेल्सन मंडेला को लगता है दी ऑप्रेसर, हु इज दी ऑप्रेसर, जो दबाता है? किसको? ऑप्रेस्ड कौन होता है? जो दबा होता है. ऑप्रेसर कौन होता है? दबाता है. सो ऑप्रेसर कौन है? वाइट स्किन पीपल. ऑप्रेस्ड कौन है? डार्क स्किन पीपल. सो नेल्सन मंडेला के हिसाब से व्हाट डज नेल्सन मंडेला थिंक द ऑप्रेसर इज फ्री? डज नेल्सन मंडेला थिंक ऑप्रेसर फ्री? कि जो ऑप्रेसर है क्या वो फ्री है? नो, ही इज इन द प्रिजन ऑफ hatred. He is in the bars of jealousy, prejudice and all these negative kind of thoughts. ठीक है, why or why not? चलिए फटाफट से justify कर लेते हैं. Mandela doesn't think that the oppressor is free because according to him an oppressor is a victim of hatred who is behind the bars of prejudice, narrow-mindedness. He realizes that both the oppressor and the oppressed are robbed of their humanity and peace. कि ना तो oppressor और ना ही oppressed के पास उनका सुख चैन होता है, दोनों की जो humanity होती है वो उनसे चुरा ली गई होती है और दोनों बेचैनियों के जैसे बिल्कुल negative feelings के साथ जीवन जीते हैं. I hope it is quite simple. अच्छे समझ में आ गया है. Heading with question number 14. Why did such a large number of international leaders attend the inauguration? What did it signify the triumph of? क्या हुआ था ऐसा inauguration ceremony में या oath taking ceremony में? Why did such a large number इंटरनेशनल लीडर्स अटेंड द इनॉग्रेशन? इतने 140 अक्रॉस 140 कंट्रीज के डिग्नेटरीज लीडर्स आए थे उस ओकेशन को ग्रेस करने के लिए. वाई? ऐसा क्यों हुआ था? क्या रीजन था? व्हाट डिड इट सिग्निफाई द ट्रायम्फ ऑफ? और फाइनली इसने किस चीज़ की विक्ट्री, किस चीज़ की जीत सिग्निफाई करी थी जो इतने सारे कंट्रीज के अक्रॉस द ग्लोब डिग्नेटरीज और लीडर्स आए थे? नॉट ओनली डिग्नेटरीज एंड लीडर्स, ऑल्सो हाई रैंक्स के ऑफिशियल, जनरल्स, कर्नल्स, डिफेंस, मिलिट्री सब आए थे. व्हाई? व्हाट वाज इट अ कॉमन विक्ट्री? क्या हुआ था? चलिए. So to be the part of the inauguration, international leaders showed a gesture of solidarity from international community to the idea of end of apartheid. It was a significance of the victory of good over evil. तो सच्चाई की जीत होती है बुराई पे. ठीक है, राम जी जीते थे. Then and triumph of a tolerant society without any discrimination, that too with peace. सबसे बड़ी चीज. So अब देखते हैं why did such a large number of international leaders क्यों आए थे उस मीटिंग को, उस इनॉग्रेशन को, सेरेमनी को अटेंड करने के लिए? To be the part of the inauguration.
वो चाहते थे उस इनॉग्रेशन का एक हिस्सा बन सके एंड इंटरनेशनल लीडर्स शोड अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी। उन सब ने एक ऐसा जेस्चर दिया, एक ऐसा सिंबल दिया विच वाज अ जेस्चर ऑफ सॉलिडारिटी फ्रॉम इंटरनेशनल कम्युनिटी टू द आइडिया ऑफ एंड ऑफ अपार्थाइड, कि सब मिलकर उस एंड ऑफ रेशियल डोमिनेशन को सपोर्ट कर रहे थे और उस ग्रेट ओकेशन को ग्रेस कर रहे थे। इट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द विक्ट्री ऑफ एंड ऑफ course it was the significance, किस चीज की इंपॉर्टेंस थी, विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल, हमेशा सच्चाई की जीत होती ही है बुराई पे, एंड देन ऑफ अ टॉलरेंट सोसाइटी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, फाइनली और अच्छाई की बुराई पर जीत हुई थी, एक टॉलरेंट सोसाइटी की जीत हुई थी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, और एक ऐसी सोसाइटी का फॉर्मेशन किया गया था जहाँ पे आज के बाद किसी भी सेंस में, किसी भी बेसिस पर, किसी भी टाइप का कोई डिस्क्रिमिनेशन, डोमिनेशन नहीं किया जाएगा। Now, heading with next question, what does Mandela mean when he says he is simply the sum of all those African patriots who had gone before him? Very important question that you must know. तो नेल्सन मंडेला ने जो क्रेडिट था अपनी कंट्री को फ्री कराने का, अपने लोगों को फ्री कराने का, कभी भी इंडिविजुअली शेयर नहीं करा। ही ऑलवेज शेयर्ड इट विद ऑल दोज पीपल हु हैड सेक्रीफाइस्ड देयर लाइव्स जस्ट फॉर द सेक ऑफ गेटिंग देयर पीपल फ्री, फॉर मेकिंग देमसेल्व्स फ्री। सो नेल्सन मंडेला का क्या कहने का मतलब है जब वो बोलते हैं सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रियट्स हु हैड गॉन बिफोर हिम। तो नेल्सन मंडेला ने जब ये लाइन बोली थी तो वो बोल रहे थे इस चीज़ को कि उनसे पहले बहुत सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे, बहुत सारे ऐसे पेट्रियट्स थे जिन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया, जिन्होंने अपनी ज़िंदगियों का बलिदान दे दिया जस्ट फॉर the sake of making their country, making their people free and to uproot this system that is apartheid. But unfortunately you can say कि सबके contribution से exactly चीज़ uproot नहीं हो पाई थी। Finally नेल्सन मंडेला को do, but वो बोल रहे मैंने अकेले नहीं करा, ये जो चीज़ें चल रही थी, नोबल लाइन, इट एंडेड विद मी। अब ये जो उनके सबके एफर्ट्स थे उन सबका रिजल्ट, क्योंकि करेज जो था वो नेल्सन मंडेला ने इन्हीं फ्रीडम पेट्रियट्स, इन्हीं फ्रीडम फाइटर्स से सीखी थी। व्हाट एग्जैक्टली करेजियस इन इट्स ट्रू सेंस। सो जल्दी से क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेल्सन मंडेला का कहने का क्या तात्पर्य जब वो बोलते आई एम सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज पेट्रियट्स who have sacrificed their life. By saying that he is simply the sum of all those African patriots, Mandela wants to pay his tribute to all the people who have sacrificed their lives for the sake of freedom. और यहाँ पे बोलते बोलते नेल्सन मंडेला को बहुत बुरी लगती है एक चीज़, that वो विश करते हैं कि काश वो लोग होते, बिकॉज जिस चीज़ के लिए उन्होंने इतना स्ट्रगल करा, इतना सफ़र करा, इतना पेन सहा, वो दिन देखने के लिए आज वो नहीं है। और नेल्सन मंडेला उनको दिल से ट्रिब्यूट देते हैं और थैंक्स बोलते हैं कि जो वो करना चाहते हैं आज का रिजल्ट देखने को मिल रहा है। सो he says that he is grateful to all those who had gone before him because those heroes of past had paved the path of cooperation and unity for him. Therefore, he could try to come to power to bring equality for his people with their support. क्योंकि नेल्सन मंडेला बोल रहे हैं अगर मैं अकेला होता तो शायद ये कॉमन विक्ट्री नहीं हो पाती, बट बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ ऑल दोज पेट्रियट्स, भले वो आज नहीं है लेकिन उन्हें बहुत स्ट्रगल करा टू मेक देयर पीपल फ्री, और फाइनली नेल्सन मंडेला कुछ एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ पीपल आर फ्री, दे आर फ्री फ्रॉम रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नाउ. Now, heading with the next one, would you agree that the depths of oppression create heights of characters? हाँ बिल्कुल, मैंने आपको समझाया था जब मैंने डिटेल एक्सप्लेनेशन दी थी इस चैप्टर की, जितना ज़्यादा लोहे को तपाओगे वो उतना ज़्यादा निखर के आएगा. सेम केस goes with these patriots as well. Would you agree that the depths of oppression create heights of character? हाँ, मैं पर्सनली entirely agree करती हूँ इस लाइन को, that डेप्थ्स ऑफ ऑपरेशन, जितना ज़्यादा ऑप्रेस किया जाता है
तभी वो क्रिएट करता है डायमंड को, जेम ऑफ अ पर्सन, राइट? सो हाउ डज मंडेला इलस्ट्रेट दिस? नेल्सन मंडेला कैसे इलस्ट्रेट करते हैं इस बात को? कैन यू ऐड योर ओन एग्जाम्पल्स टू दिस आर्ग्यूमेंट? क्या आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से भी कुछ एग्जाम्पल्स ऐड कर सकते हो इस केस को जस्टिफाई करने के लिए? नहीं तो मैं बता देती हूँ, अगर आप अपने वर्ड्स में इस का एग्जाम्पल देना चाहते हो, सो दैट्स रियली वेल एंड गुड, एंड डू शेयर योर एग्जाम्पल्स, ठीक है? भले शॉर्ट में, लेकिन ज़रूर शेयर करिए. Now, heading with the questions answers. I agree with the statement that depths of operation create heights of character. Nelson Mandela illustrates this by giving example of great heroes of South Africa, like Oliver Tambo, Walter Sisulu, and others who were inspired to sacrifice their lives in the long freedom struggle. India is full of such examples. During our freedom struggle, there was a galaxy of leaders of great characters, and the oppression of British rule created and encouraged people of noble characters like Mahatma Gandhi, Lala Lajpat Rai, Jawaharlal Nehru, Chandrasekhar Azad, Sardar Bhagat Singh, and many more. If we compare them with the quality of political leaders India is having today, then Nelson Mandela seems to be absolutely, completely, perfectly right. ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा समझाने के लिए नहीं है, ये लाइन से हम अग्री करते हैं, तो हाँ बिल्कुल हम अग्री करते हैं. नेल्सन मंडेला ने भी इसको इलस्ट्रेट करा एग्जाम्पल देते हुए कि ग्रेट हीरोज जो थे साउथ अफ्रीका के, जैसे कुछ उन्हें नाम बताए हैं, ये सब इंस्पायर हुए थे टू सेक्रीफाइस देयर लाइव्स इन द लॉन्ग फ्रीडम स्ट्रगल. और इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल देखने को मिल सकते हैं. जब ब्रिटिश रूल चल रहा था इंडिया में, ब्रिटिशर्स इंडिया को रूल करने आए थे, तब बहुत सारे से फ्रीडम फाइटर्स थे जो चाहते थे कि इंडिया किसी की गुलामी ना करे. इंडिया एक एक इंडिया सोने की चिड़िया कहलाई जाती थी, और वो चाहते थे कि इंडिया में कभी किसी का रूल ना हो, बस इंडियंस रहे. मेक इन इंडिया, बी इंडियन, बाय इंडियन, यही वाला कॉन्सेप्ट तब से चल रहा था, जिसको अब बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया है. सो इसी चीज़ के लिए इन्होंने ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट फाइट किया, और बहुत सारे इनमें से फ्रीडम फाइटर्स ने, पेट्रियट्स ने अपनी लाइफ तक को सेक्रीफाइस कर दिया just to make their country free and their people free. तो अगर हम कंपेयर करें them with the quality of political leaders India is having today, तो तब शायद नेल्सन मंडेला की जो बात है बहुत ही ज़्यादा एप्ट है, बिल्कुल जस्टिफाइड है, बहुत ही रेलेवेंट है. ठीक है, चलिए हेडिंग विद द नेक्स्ट क्वेश्चन 17. 17 पे खतरा, नो खतरा चैप्टर समझ में आ गई है. सो व्हाट इज फियर? How did Mandela's understanding of freedom change with age and experience? How did Mandela's understanding of freedom? तो नेल्सन मंडेला की जो समझ थी about freedom की पहले ऐसी, फिर उनको लगा it was just an illusion, फिर transitory freedoms, फिर finally बहुत एक लंबी जर्नी थी for freedom. फिर उन्होंने कहा कि पहले उनको स्टार्टिंग में उनको अपने लिए फ्रीडम चाहिए थी, क्योंकि उनकी प्रायोरिटी उनकी फैमिली थी पहले, बाद में कंट्री के लोग. बट ग्रेजुअली जब उनको रियलाइज़ हुआ कि उनका कोई भी ब्रदर सिस्टर, दैट इज़ पर्सन हैविंग सेम डार्क स्किन, तो उनको लगा कि कोई भी फ्री नहीं है, तो उनके लिए प्रायोरिटी हो गई उनको अपने लोगों को फ्री कराना, फिर उनकी खुद की फ्रीडम आ गई. तो ये जो फ्रीडम है उसकी जो मायने हैं ये कैसे चेंज होते रहे? हाउ डिड मंडेलास अंडरस्टैंडिंग ऑफ फ्रीडम चेंज विद एज एंड एक्सपीरियंस के साथ साथ फ्रीडम के मायने भी चेंज होते गए? बस इसी क्वेश्चन के आंसर को हमें समझना है जो मैंने आपको वर्बली बताया है. विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम. एज एक्सपीरियंस के साथ नेल्सन मंडेला को भी बहुत क्लियरली समझ में आया कि फ्रीडम के सही मायने क्या हैं और फ्रीडम एक्चुअली क्या है. जो उनको पहले लगता था मैं इधर घूम फिर सकता हूँ वो फ्रीडम है, फिर उनको लगा मैं नाइट आउट कर सकता हूँ, दोस्तों में घूम फिर सकता हूँ, जा सकता हूँ, वो फ्रीडम है. फिर उनको लगा कि मुझे अपने लिए फ्रीडम चाहिए, ये फ्रीडम होती है नहीं, फिर उनको लगा अपने लोगों के लिए फ्रीडम. तो ये फ्रीडम की जो सेंस थी ये हमेशा चेंज होती है विद एज एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, सो विद एज एंड एक्सपीरियंस मंडेला अंडरस्टूड द रियल मीनिंग ऑफ फ्रीडम. एज अ यंग बॉय he thought that he was born free and believed that as long as he obeyed his father and abided by the customs of his tribe, he was free in every possible manner. जब यंग एज में थे नेल्सन मंडेला एज अ बॉयहुड, तो उनको लगता था कि वो बिल्कुल फ्री हैं, मेरा जन्म बिल्कुल फ्री हुआ है. एंड जब तक उन्होंने अपने पापा की आज्ञा का पालन किया, अपने ट्राइब के कस्टम्स को फॉलो किया, उनसे बंधे रहे, तो उनको लगता था आई एम फ्री, मैं बिल्कुल फ्री हूँ.
ही वॉज फ्री इन एवरी पॉसिबल मैनर एज ही ग्रू ओल्डर. बट जब बॉयहुड के बाद एडल्टहुड आई, मेच्योरिटी आई, यंग बॉय बन गए आप, सो फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स. तब इनको क्या लगा, मुझे अपनी फैमिली बनानी है, मुझे अपनी फैमिली को अपकीप करना, आई नीड टू अर्न फॉर अ लाइवलीहुड. और फाइनली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स. सो तब उनके दिमाग में ये फ्रीडम आ गई कि मैं जिससे शादी करना चाहूँ, जैसा करना चाहूँ, अपनी फैमिली बनाना चाहता हूँ अपने हिसाब से, लाइवलीहुड अर्न करना चाहता हूँ, तो मुझे ये फ्रीडम्स मिलनी चाहिए. अब ये फ्रीडम्स हो गई उनके लिए एज अ यंग बॉय, एज अ मेच्योर पर्सन, एज एन एडल्ट पर्सन. फिर ग्रेजुअली ओवर टाइम with age and experience, he realized that he was selfish during his boyhood. और फिर उनको लगा वो तो बहुत मतलबी थे boyhood में, उनने अपने सिर्फ अपने बारे में सोचा. He slowly understood that it was not just his freedom that was being curtailed. और फिर उन्होंने ये भी बोला यहाँ पे बीच में, अगर मैं मार्क करूँ, gradually realized that he was selfish during his boyhood. और उनको ये लगा कि boyhood में तो वो selfish थे, और young age में जो उनको transitory freedoms लगती थी, it was just an illusion. वो free नहीं थे, उनको लगता था वो फ्री है, लेकिन वो फ्री नहीं, इट वाज जस्ट एन इल्यूजन. और फिर उनको ये भी आगे समझ में आया, ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वाज नॉट जस्ट हिज फ्रीडम दैट वाज बीइंग कर्टेड, बट द फ्रीडम ऑफ ऑल ब्लैक्स. तब उनको समझ में आया कि ये सिर्फ मेरी फ्रीडम नहीं है जो मुझसे छीनी गई है या जिसको ख़त्म किया गया है, बट मेरे जैसे देखने वाले हर एक इंसान की फ्रीडम को छीन लिया गया है. इट वॉज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड प्रेजुडिस. तब उनको एहसास हुआ वो जो फ्रीडम है इस फियर से, इस भेदभाव से, ये एक्चुअली उनको चाहिए. एज एंड एक्सपीरियंस वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम. तो ये उनको कैसे एहसास हुआ कि फियर, प्रीजुडिस से अपने लोगों को फ्री करना है. ये जो फीलिंग उनके अंदर आई, दैट केम विद एज एंड एक्सपीरियंस, दैट वाइडेंड हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम. उन्होंने ये उनका जो सोचने का नज़रिया था, एग्जैक्ट सेंस में फ्रीडम क्या होती है, व्हाट फ्रीडम इज इन इट्स ट्रू सेंस, ये इनको समझ में आई विद एज एंड एक्सपीरियंस. ठीक है, आई होप इट इज़ वेल जस्टिफाइड. बहुत सिंपल है, थोड़ा बहुत वर्ड्स चेंज करना चाहो, लैंग्वेज चेंज करना चाहो, बिल्कुल कर सकते हो, बट ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, स्पेलिंग मिस्टेक्स, पंक्चुएशन मिस्टेक्स, ये सब नहीं करना, नहीं तो अर्थ का अनर्थ होते बेटा देर नहीं लगती. ठीक है, बोर्ड्स हैं, ज़्यादा रिस्क पे मत जाना, गो ऑन अ सेफर साइड. ऐसे ही एज इट इज़ कॉपी कर लो, 5-5 बार लिख लो, बिल्कुल प्रैक्टिस हो जाएगा, बहुत टाइम आराम से हो जाएगा. ठीक है, चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हाउ डिड मंडेलाज हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ. तो नेल्सन मंडेला की जो हंगर थी फॉर फ्रीडम, उन्होंने उनकी लाइफ को कैसे चेंज करा. तो नेल्सन मंडेला के अंदर जो हंगर थी, जो भूख थी कि मुझे आज़ादी चाहिए, उससे उनकी लाइफ में एक ड्रास्टिक ड्रामेटिक चेंज आया. क्योंकि उनको बचपन से ऐसा लगता नहीं था कि ही वॉज बॉर्न विद अ हंगर और विद अ हंगर फॉर फ्रीडम, क्योंकि उनको लगता था ही वाज फ्री, वाज बॉर्न फ्री इन ऑल सेंस, व्हाटएवर ही वांट, वेयरएवर ही वांट टू गो. तो ऐसा क्या हुआ, हाउ डिड नेल्सन मंडेला's हंगर फॉर फ्रीडम चेंज हिज लाइफ, कि उनके अंदर ये भूख क्यों आई, कब उनको ऐसा रियलाइज हुआ दैट नाउ आई हैव टू फाइट फॉर फ्रीडम, नाउ आई हैव अ हंगर फॉर फ्रीडम. इसने लाइफ कैसे चेंज करी नेल्सन मंडेला की. चलिए इसका आंसर चेक कर लेते हैं. Mandela realized in his youth that it was not just his freedom that was being curtailed, but the freedom of all blacks. This changed the fearful man to a fearless rebel. अब नेल्सन मंडेला को रियलाइज हुआ कि यूथ में सिर्फ उनकी फ्रीडम नहीं थी जो उनसे छीन ली गई थी, बल्कि उनके जैसे दिखने वाले सभी ब्लैक पर्सन की फ्रीडम को उनसे छीना गया है. इसकी वजह से दिस चेंज द फियरफुल मैन to live a fearless life. तो अभी जो बहुत ही लॉ अबाइडिंग अटर्नी था, अब वो एक क्रिमिनल बन गया है. एक बहुत ही जो फियरफुल पर्सन था, वो एक फियरलेस पर्सन बन गया. बिकॉज अब उसको लगता है कि मेरे कोई भी इंसान फ्री नहीं है, सिर्फ मैं फ्री नहीं हूँ, मेरी सिर्फ फ्रीडम को मुझसे छीना नहीं गया, बल्कि मेरे से दिखने वाले सभी लोगों की फ्रीडम को छीना गया. अब मुझे, मेरे अंदर भूख है, अब कुछ भी हो जाए मुझे फ्रीडम चाहिए. कहते हैं ना, बच्चों को हम जितनी चीज़ें उनसे दूर करेंगे, उनको उतना लालच होगा, वो चीज़ होगा, उतना उनको वो चीज़ें चाहिए होगी. सब कुछ दे दो, उनका मन भर जाएगा. सेम इज़ द केस हेयर ऑल्सो. एट यंग एज ऐसा ही होता है, हमें जो चीज़ें नहीं मिलती, हमें उनकी ही तलब होती है, हमें वही चीज़ें चाहिए होती है. दैट इज़ एग्जैक्टली द हंगर फॉर फ्रीडम फॉर नेल्सन मंडेला.
ही सेक्रीफाइस द कंफर्ट्स ऑफ अ सेटल्ड फैमिली लाइफ टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज। अच्छा, अब ये पॉइंट क्यों किया उन्होंने, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अंडरस्टूड। ही सेक्रीफाइस द कंफर्ट्स ऑफ अ सेटल्ड फैमिली, उन्होंने अपनी सेटल्ड फैमिली के जो भी कंफर्ट्स होते हैं वो सब त्याग दिए टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज। तो उन्होंने बिकॉज उनके ट्विन ऑब्लिगेशंस थे, या तो फैमिली एक ऑब्लिगेशन टुवर्ड्स हिज फैमिली, दूसरी ऑब्लिगेशन होती है टुवर्ड्स हिज सोसाइटी। तो जब वो एक को फुलफिल करते उनको दूसरी से अलग होना पड़ता, जब वो दूसरी फुलफिल करते उनको एक से अलग कर दिया जाता था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपनी फैमिली को सेक्रीफाइस कर दिया। जितने भी लाइफ के जो भी कंफर्ट्स होते हैं, एक सेटल्ड फैमिली के जो भी कंफर्ट्स होते हैं, उन्होंने सबको त्याग दिया और अपने लोगों के लिए, फ्रीडम के लिए निकल पड़े टू फाइट फॉर अ ग्रेटर कॉज। ही ज्वाइन, तब उन्होंने ज्वाइन करा था ANC पार्टी को, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को, एंड दिस चेंज्ड हिम फ्रॉम अ फ्राइटेंड यंग मैन टू अ बोल्ड वन who fought against racial prejudice। और तब एक डरा सहमा सा इंसान, एक डरपोक सा इंसान, एक बोल्ड मैन बन जाता है, और who fought against racial prejudice, जिसने इस जात पात के, जिसने ये रेस का जो भेदभाव होता है इसको खत्म करा। चलिए, वेल जस्टिफाइड। अब हेड करते हैं 19th क्वेश्चन की तरफ। सो देयर आर नाउन्स इन द टेक्स्ट फॉर्मेशन, गारमेंट, which are formed from the corresponding verb, that is form से formation बना, govern से government बना, with suffixing at ION और MENT। क्या लगा दिया हमने यहाँ पे, ION लगा दिया, MENT लगा दिया, तो form से formation बन गया, govern से government बन गया। There may be a change in the spelling of some verb noun pairs such as rebel, rebellion, constitute, constitution। Make a list of such pairs of nouns and verbs in the text। यहाँ पे noun है और verb है। rebellion, रिबल से रिबेलियन बना, कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन बना। ऐसे कुछ और वर्ब्स बनाने हैं, और वर्ब से हमें ऐसे कुछ ऐसे वर्ब्स ढूंढने हैं चैप्टर से, और वर्ब से हमें नाउन बनाना है। चलिए ठीक है, बहुत ही सिंपल से एक टास्क दिया, फटाफट से कर लेते, दैट्स वेरी इजी, राइट। सो रिबल से रिबेलियन बना, कॉन्स्टिट्यूट से कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर्म से फॉर्मेशन, गवर्न से गवर्नमेंट, ऑब्लिक ऑब्लिगेशन, ट्रांसफॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन, शन लगा देना, दैट्स इट। ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्क्रिमिनेशन, deprivation, demonstration, oppression, imagination। तो वर्ब हो गए बिना शन वाले, शन लगा दो तो बन गए हमारे नाउन, मेंट लगा दो या शन लगा दो तो नाउन बन गए। दैट्स इट विद दिस वेरी सिंपल एक्सरसाइज। ठीक है, चलिए हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Read the paragraph below, fill in the blanks with the noun forms of the verbs in bracket। तो हमें क्या करना है, वही शन मेंट करना है, that's it। So पैराग्राफ को पढ़ना है और इस जो ब्लैंक्स दिए हैं हमें क्या फिल करना है, नाउन के साथ, और इनके जो वर्ब फॉर्म है वो ब्रैकेट में दिए हैं। मार्टिन लूथर किंग्स डैश contribute to our history is an outstanding contribution। Then is an outstanding leader, to our history is an outstanding leader began when he came to the assist of Rosa Parks, when he came to the assistment of Rosa Parks, a seamstress who refused to give up her seat on a bus to a white passenger। In those days, American blacks were confined to positions of second-class citizenship by restrictive laws and customs। तो contribute का होगा contributions और assist का होगा assistance। चलिए, that's it। आंसर बिल्कुल क्लियर। ओके, और भी ये कहानी खत्म नहीं हुई है, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। टू ब्रेक दीज लॉज वुड मीन ओके देखते हैं, subjugating and dash humiliation by the police and legal system, beatings, imprisonments and sometimes death awaited those who defied the system। Martin Luther King's tactics of protest involved non-violent resistance to racial injustice, subjugation, humiliation, imprisonment, resistance। वाओ, हो गया। चलिए, subjugation, humiliation, imprisonment, resistance, done। समझ में आ गया, बहुत सिंपल था, वर्ब का नाउन कर दिया, that's it। चलिए, अब क्या करना है, using the definite
सक्सेस पाठशाला यूजिंग द डेफिनेट आर्टिकल विद नेम्स। डेफिनेट आर्टिकल्स हमें यूज करने, दो आर्टिकल्स होते हैं, एक होता है डेफिनेट, एक होता है इनडेफिनेट। डेफिनेट, ठीक है, हमें यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना है। You know the definite article the is not normally used before proper nouns, nor do proper nouns usually occur in the plural. We do not say the Nelson Mandela or Nelson Mandelas. But now look at these sentences from the text. The decades of oppression and brutality produced the Oliver Tambo's, the Walter Cicillos of our time. Used in this way with the and or in the plural. तो ये जो plural में बनाया या जो the use, मैं मार्कर खोल लेती हूँ, यहाँ पे हमने the का use करा, द का यूज किया गया है, नाम के पहले नाम में एस लगा दिया गया है। ये तो कभी रूल नहीं होता, क्या ऐसा बोल सकते द नेहा सचदेव? कभी नहीं बोलते बेटा। द महात्मा गांधी, द मदर टेरेसा बिल्कुल बोल सकते, क्योंकि नाम के साथ ये सब टाइटल्स है, महात्मा, मदर, इनको ये सब टाइटल बने। वो महात्मा नाम नहीं है, मदर उनका नाम नहीं है, उनको ये सब टाइटल्स दिए, तो सब टाइटल के पहले द लगा सकते हो डेफिनेट आर्टिकल, बट यहाँ पे नहीं लगा सकते, ना ही नाम के साथ एस लगा सकते हो। बट यहाँ पे क्यों करा है, गौर फरमाइए, समझिए। Used in this way with the and or in the plural, a proper noun carries a special meaning. For example, what do you think the names above mean? Choose the right answer. फटाफट से कर लेते। For example, Oliver Tambo, Walter Cicillo. Many other men like Oliver Tambo, Walter Cicillo, many men of their type or kind whose names may not be as well known. Did you choose option B? Then you have the right answer. तो सिंपल बात है, फॉर एग्जाम्पल ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसिलो, ऐसा कर दोगे तो हाँ हमने करेक्ट कर दिया ग्रामेटिकली, बट वो जो मीनिंग कन्वे करना चाह रहे थे वो इसी ऑप्शन से जस्टिफाई होगा, बिकॉज वो क्या बताना चाह रहे कि इन महान लोगों के जैसे जिनकी तुलना कोई कर ही नहीं सकता है, ये कहने का मतलब है। सो मेनी अदर मैन, मैन नहीं है मैन, लाइक ओलिवर टैम्बो, वॉल्टर सिसिलो, मेनी मैन ऑफ देयर टाइप और काइंड हुज नेम्स मे नॉट बी एज वेल नोन। तो ये एग्जैक्ट मीनिंग कन्वे करना चाहता था, इसलिए द और एस बिल्कुल जस्टिफाइड है इस केस में। आई होप यू अंडरस्टूड। डाउट, कंफ्यूजन, क्वेरी कुछ भी है, छोटी सी भी है, तो प्लीज राय का पहाड़ बन जाएगा, अभी के अभी क्लियर कर लीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड आई शैल गेट बैक टू यू। ठीक है, चलिए, here are some more examples of the used with proper names. Try to say what these names mean. You may consult dictionary if you wish. Look at the entry for the Mr. Singh regularly invites the Amitabh Bachchans and the Shah Rukh Khans to his parties. तो यहाँ पे Mr. Singh regularly invites the Amitabh Bachchans and the Shah Rukh Khans. तो क्या बहुत सारे शाहरुख खान से नहीं, ये उनकी फैमिली। द यहाँ पे बहुत ही यूनिक चीज़ बताने के लिए, यूनिक है ये लोग, स्पेशल लोगों को बताने के लिए यूज़ किया गया, और एस लगाते तो उनके खानदान की बुरी बात हो रही है। दैट्स इट। चलिए देख लेते हैं। This means that Mr. Singh regularly invites famous personalities like Amitabh Bachchan and Shah Rukh Khan to his parties. हम यहाँ पे regularly invite करते हैं famous personalities के लिए, हमने द लगा लिया और उनकी पूरी फैमिली है तो एस लगा दिया। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, समझ में आ गया है ना? Yes. Many people think that Madhuri Dixit is the Madhubala of our times. Is the Madhubala of our times? Question देख लेते हैं क्या है? So this means Madhuri Dixit is such a great actress that she is worthy of being called the legendary actress Madhubala of present times. देखो यहाँ पे द मधुबाला क्यों, हम किसी चीज़ को किसी से कंपेयर कर रहे हैं, उसको वो जो उनको टाइटल था, उनका जो नाम था वो हमने किसी और को दे दिया है। सो द मधुबाला, दैट्स इट, बस इतना सा कॉन्सेप्ट है। बहुत लोगों को लगता है माधुरी दीक्षित इज द मधुबाला, हम पर्टिकुलर कोई यूनिक चीज़, सुपीरियर, हमने सुपरलेटिव डिग्री दी है किसी को, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, गुड, बेटर, बेस्ट, तो कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री भी समझ सकते हो, और उससे हम किस चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं। सो this means Madhuri Dixit is such a great actress that she is worthy of being called the legendary actress
मधुबाला ऑफ प्रेजेंट टाइम्स, इसीलिए हमने बिल्कुल सही है बोलना द मधुबाला ऑफ आवर टाइम्स। ठीक है, तो अलग अलग सेंस में आपको समझ में आ रहा है कि द कहाँ कहाँ पे लगा, ये आपकी ग्रामर को इम्प्रूव करेगा। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर आप अपीयर होते हो किसी कॉलेज लेवल के एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, तो ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल हैं, बहुत छोटी हैं लेकिन बहुत काम की चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए, history is not only the story of Alexanders, the Napoleons and the Hitlers, but of ordinary people as well। तो यहाँ पे क्या करा, the Alexanders, the Napoleons and the Hitlers, इन्हीं के टाइप के लोगों को रेफर करेंगे, कम्युनिटी को, इनके लीग को रेफर कर रहा है। ठीक है, चलिए फटाफट से चेक कर लेते। दिस मीन्स दैट हिस्ट्री नॉट ओनली कंसिस्ट ऑफ फेमस पीपल लाइक अलेक्जेंडर्स, नेपोलियन एंड हिटलर, बट ऑल्सो ऑफ ऑर्डिनरी पीपल। तो ऐसे महान लोग इनके कैटेगरी के जैसे नहीं, ऑर्डिनरी लोग भी आ जाते हैं हिस्ट्री में। ठीक, नेक्स्ट हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Idiomatic expression. Match the italicized phrase in column A with the phrase nearest in meaning with column B. देखो, आपको अगर याद होगा तो ये स्टार्टिंग में एक्टिविटी मैंने आपको दी थी, अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, सो हमें क्या करना है, हमें मैच करना है जो इटालिकाइज दिए हैं कॉलम ए में कॉलम बी के साथ विद द फ्रेज नियरेस्ट इन मीनिंग विद कॉलम बी। इसका जो नियरेस्ट मीनिंग जिसमें समझ में आ रहा है उससे हम मैच करेंगे। फर्स्ट लुक फॉर द सेंटेंस इन द टेक्स्ट इन विच द फ्रेज इन कॉलम ए अकर्स। आई वाज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट व्हाट, उनको he was aware, वो बिल्कुल क्लियर थे किस चीज़ के लिए, had not forgotten, was aware of the fact, was not careful about the fact, forgot or was not aware। he was aware, तो पहला क्या था, फर्स्ट का फर्स्ट ही पॉइंट है, तो ऐसे करके हमें मैच करते जाना है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट, हैड नॉट फॉरगॉटन, वाज अवेयर ऑफ द फैक्ट। आइए सेकंड पे आ जाते हैं फटाफट से। व्हेन माय कॉमरेड्स एंड आई वर पुश्ड टू आवर लिमिट्स, पुश्ड बाय द गार्ड्स टू द वॉल, टुक मोर देन आवर शेयर ऑफ बीटिंग्स, फेल्ट दैट वी कुड नॉट एंड्योर द सफरिंग्स एनी लॉन्गर। तो अब एहसास हुआ कि इससे ज़्यादा, मतलब एक्सट्रीम पे इतना मारना, इतनी प्रताड़ित करना किसी को कि एक्सट्रीम हो जाए, दे क्रॉस देयर लिमिट्स, जितना करते थे नॉर्मल को उससे कहीं गुना ज़्यादा किया, बियॉन्ड लिमिट जिसे बोल सकते हो। ठीक है, सो वेरी फेल दैट वी कुडंट एंड्योर द सफरिंग एनी लॉन्गर। नेक्स्ट देख लेते हैं, टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। अब वो जो स्पार्क ऑफ काइंडनेस थी, स्पार्क ऑफ ह्यूमैनिटी थी, जो एक गार्ड में भले एक झलक देखने को मिली, जस्ट फॉर अ सेकेंड, बट इट वाज सफिशिएंट टू मेक मी, टू रीअश्योर मी एंड कीप मी गोइंग। सो मेक मी गो ऑन वॉकिंग, वॉक पे जाने के लिए अश्योर कर रही थी। हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, मेक मी रिमेन विदाउट कंप्लेनिंग। नो, सो हेल्प मी कंटिन्यू टू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट, इतने एट्रोशियस वेदर में, इतने एडवर्स कंडीशन में भी देयर इज अ होप। भले वो एक झलक थी, बट दैट वाज सफिशिएंट टू मेक नेल्सन मंडेला कीप गोइंग towards his mission, long walk to freedom। चलिए थर्ड का आंसर चेक कर लेते हैं, हेल्पिंग ऑन यू लिव इन होप इन दिस वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। हेड करते हैं नेक्स्ट लास्ट, द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम्स ऑफ अर्निंग माई कीप। सो बेसिक और ऑनरेबल जो फ्रीडम्स थी कि मैं अपना खुद का फैमिली का ब्रिंग करूँ, अपनी शादी करूँ अच्छे से, जिससे मैं चाहता हूँ, जैसे चाहता हूँ, जिस तरीके से, अर्निंग एनफ मनी टू लिव ऑन, कीपिंग व्हाट आई अर्न, या गेटिंग अ गुड सैलरी। व्हाट इज बेसिक एंड ऑनरेबल freedom means here, earning my keep, earning enough money to live on, you're keeping what I earn, you're getting a good salary, of course, very well justified, earning enough money to live on, मैं इतना कमा लूँ कि बहुत अच्छे से अपनी फैमिली को अपब्रिंग कर सकूँ अच्छे तरीके से। आई होप इट इज़ वेरी इजी एंड वेल जस्टिफाइड। हेड करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सेकेंड लास्ट। In groups, discuss the issues suggested in the box below. Then prepare a speech of about 2 minutes on the following topic. First, make notes for your speech and writing. True liberty is freedom from poverty, deprivation, and all forms of discrimination. बात तो बहुत बोलिए, सही बात पते की है। True liberty is freedom from poverty, deprivation, and all forms of discrimination. Cause of poverty and means of overcoming it mention करना है। Discrimination based on gender, religion, class, etc. Constitutionally guaranteed human rights, इन सब चीज़ों का मेंशन कर सकते हैं इस छोटी सी स्पीच में। फटाफट से पढ़ लेते हैं, आंसर वुड बी वेरी क्लियर। सो
ओके सो ये छोटा सा टास्क है, हिंट्स हमने दे दिए, आप फटाफट इसको प्रिपेयर करिए और डीपीपी के साथ शेयर करिए, मुझे ज़रूर बताइए, ठीक है। फिर मैं आपको सैम्पल आंसर बताऊंगी। नाउ heading next, last but really not the least, looking at contrast. Nelson Mandela's writing is marked by balance. Many sentences have two parts in balance. Use the following phrase to complete the sentence given below. It requires such depths of operation to create हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। तो ऐसा और ऐसा, ये बैलेंस हमें बताना है। करेज वॉज द एब्सेंस ऑफ वॉज इन द एब्सेंस ऑफ फियर बट conquering the fear. Next, the brave man is not he who doesn't feel afraid, but who conquers his afraid. नहीं, the brave man is not he who doesn't feel afraid, but one who बहादुर इंसान courageous तो होता है, absence of fear को conquer कर लेता है। brave man बहादुर वो होता है who doesn't feel afraid, जो डरता नहीं है but डर के आगे जीत है, something like that. If people can learn to hate, then why can't they learn to love? Why can't they learn to love? Because that is something which comes naturally to human heart. I wasn't born with a hunger to be free. मैं पैदा नहीं हुआ था दैट मेरे अंदर भूख है, बट आई वॉज बॉर्न, आई थॉट दैट आई वॉज बॉर्न फ्रीली, आई वॉज बॉर्न विद फ्रीडम, क्योंकि मुझे लगता था मैं आज़ाद हूँ, बट इट वॉज जस्ट एन इल्यूजन। चलिए फटाफट से सारे आंसर्स को जल्दी से चेक कर लेते हैं। दिस टेक्स्ट रिपीटेडली कॉन्ट्रास्ट द पास्ट विद द प्रेजेंट और द फ्यूचर. We can use coordinated clauses to contrast two views for emphasize or effect. Given below are sentences carrying one part of the contrast. Find in the text with the second part of the contrast and complete each item. Identify the words which signal the contrast. This has been done for you in the first item. फटाफट से पहली hint भी मिली है, बाकी हम कर चुके हैं, फिर से पढ़ लेते हैं. For decades, the Union buildings had been the seat of white supremacy, and now, only moments before, the highest generals of South Africa, Defence Force and Police saluted me and pledged their loyalty. Not so many years before they would have saluted me. तो अभी तो ऐसा हुआ है, लेकिन अभी ऐसा हो जाता. Although that day neither group knew the lyrics of the anthem, they would soon. हालांकि नहीं पता था, बट जल्द सीख जाएंगे. वो थोड़े दिन पहले मुझे जेल में कर देते, सल्यूट नहीं कर रहे होते, ठीक है. सो फॉर डिकेड्स द यूनियन बिल्डिंग हैड बीन द सीट ऑफ वाइट, बट अब किसकी हो गई है, अब ब्लैक पीपल भी आ गए हैं वहाँ पे सुप्रीमेसी में. ऑल्दो ये भी हो गया. माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ इट्स सॉइल. लेकिन कंट्री का एक्चुअल जो एसेट होता है वो उनके लोग होते हैं, ठीक है. चलिए. The air show wasn't only a display of pinpoint precision and military force, but it was a desire for the freedom of my people that transformed the nation into a bold one that drove to become a criminal that turned into a man without home, और एक family loving husband को एक monk बना देते हैं, एक life loving person को एक lifeless person बना देते हैं, homeless person बना देते हैं. This is all about it. समझ में आ गई है hints? Now, expressing your opinion. Do you think there is color prejudice in our own country? लगता है आपको? Discuss this with your friend and write a paragraph of about 100 to 150 words about this. You have the option of making your paragraph a humorous one. ठीक है, कुछ शॉर्ट वर्ड्स से पढ़ लेते हैं. When you were born, you were pink. When you grew up, you became white. When you were in the sun, you are red. When you are sick, you are yellow. When you are angry, you are purple. When you are shocked, you are grey. And you have the cheek to call me colored. Wow, बड़ा मजा आया. Yes, so I hope समझ में आ गया बहुत अच्छे से. कलर का प्रीजुडिस, कलर का भेदभाव तो है. I personally enjoyed it. What about you? And with these words, we come to an end of this complete NCERT solution of the chapter Nelson Mandela Long Walk to Freedom. I hope you thoroughly understood the chapter very well. If in case of any doubt, any smallest of query or any confusion, please don't forget to mention it in the comment section. मिलते हैं next video में with the next poem of this chapter. Till then, stay tuned and stay connected with me. Bye bye. Take care.